मैं शिवमोहन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेक्सटिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के चैप्टर 13 के ऊपर चर्चा की थी। चैप्टर 13 जो है यूरिडिक्शन के बारे में बताता है। अब इसके बाद मैं आज जो है चैप्टर 14 के ऊपर चर्चा करूँगा। चैप्टर 14 जो है कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग के बारे में बात करता है। इसमें यह बताया गया है कि मजिस्ट्रेट के कॉग्नियंस लेने के बारे में बताया गया है कि कॉग्नियंस मजिस्ट्रेट जो होता है, कौन सा मजिस्ट्रेट कॉग्नियंस लेगा और कैसे कॉग्नियंस लेगा, ये सब बताया गया है। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 190 से। सेक्शन 119 में सब क्लास 1 में बताया गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर any magistrate of the first class and any magistrate of the second class, especially empowered in this behalf under subsection 2, may take cognizance of any offence. फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और जो सेकंड क्लास जो स्पेशली एम्पावर्ड किया गया मजिस्ट्रेट है, वो दोनों ही कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा? Upon receiving a complaint of fact which constitutes such offence, उन तथ्यों से जिसे अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर। दूसरा है पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर, और तीसरा है इंफॉर्मेशन प्राप्त होने पर एनी पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर, और अपॉन हिज ओन नॉलेज। ओन नॉलेज का मतलब यहाँ पर है वो सुम मोटो भी कॉग्निजेंस ले सकता है किसी अपराध के बारे में। अब क्लास 2 में ये बताया गया है कि जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है उसको कौन एम्पावर्ड करेगा। द सीजीएम मे एम्पावर्ड एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सच ऑफेंस एज आर विद इन हिज कॉम्पिटेंस टू इंक्वायरी इनटू ट्रायल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का जिसकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के अंतर है, उपधारा 1 के अधीन संज्ञान करने के लिए शासक कर सकता है। तो यहाँ पर क्लास 2 में जो है एक राइडर भी लगाया गया है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के ऊपर। वो कहा गया कि ऐसे अपराध जिनकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के अंतर्गत है, यानी कि उसकी कॉम्पिटेंसी भी देखी जाएगी, तभी उस कॉम्पिटेंसी के दायरे के अंतर्गत ही रह करके सीजीएम उसको एम्पावर्ड करेगा। अब अगला सेक्शन है सेक्शन 191, ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज। व्हेन अ मजिस्ट्रेट takes cognizance of an offence under class C of subsection 1 of section 190, the accused shall, before any evidence is taken, be informed that he is entitled to have the case inquired into or tried by another magistrate, and if the accused or any of the accused, if there be more than one, object to further proceeding before the magistrate taking cognizance, the case shall be transferred to such other magistrate as may be specified by the CGM in this behalf. अब यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जो है क्लास सी में कोई कॉग्निजेंस ले जाता है मजिस्ट्रेट, तो क्लास सी में दो तरीके से कॉग्निजेंस लेने की बात कही गई है। एक तो इंफॉर्मेशन रिसीव होने पर है, दूसरा है सुमोटो कॉग्निजेंस की बात कही गई है, यानी कि स्वयं उसकी जानकारी पर। तो सुमोटो कॉग्निजेंस जब मजिस्ट्रेट को लेता है तो मजिस्ट्रेट जो है अभियुक्त को धारा 191 में एक अवसर देगा। वो अवसर ये होगा कि वो अभियुक्त को बताएगा कि आप चाहें तो अपना मुकदमा किसी अन्य मजिस्ट्रेट से विचारण करवा लें, और इसके लिए आप ट्रांसफ़र एप्लीकेशन देने के लिए हकदार हैं। और यदि एक से अधिक अभियुक्त है और उनसे कोई भी इसमें इतराज़ कर देता है कि नहीं, हमें आपके समक्ष विचारण नहीं कराना है, हमें क्योंकि इसमें बायस होने का डर है कि उसी मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है,
तो उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व दिखाई पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में रूल ऑफ बायस को जो है सेटिस्फाई करने के लिए धारा 191 के अधीन अभियुक्त को ट्रांसफ़र एप्लीकेशन अभियुक्त को किसी अन्य मजिस्ट्रेट से ट्रायल कराने के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है। और यदि एक से अधिक अभियुक्त हैं तो उस कंडीशन में जो है सीजीएम जिस मजिस्ट्रेट को कहेगा उस मजिस्ट्रेट को जो है कार्रवाई को है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यदि अभियुक्त आवेदन करता है तो, या फिर उनमें से कोई एक अभियुक्त आवेदन करता है। अब सेक्शन 192 में बताया गया है मेकिंग ओवर ऑफ केस टू मजिस्ट्रेट। सेक्शन 192, 193, 194 ये सब मेकिंग ओवर के ही बारे में बात करते हैं, यानी कि हवाले करने की बात करते हैं। क्या है? क्लास 1 में कहा गया एनी सीजीएम आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल एनी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। अगर सीजीएम किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेगा तो किसी अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को ट्रायल करने के लिए जो कि कॉम्पिटेंट हो मामले को सौंप सकता है। क्लास 2 में कहा गया एनी मजिस्ट्रेट द फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द सीजीएम आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस मेक ओवर द केस for inquiry or trial of such competent magistrate as the CGM may by general or special order specify and thereupon such magistrate may hold the inquiry or trial। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के पश्चात मामले को जांच विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे और तब ऐसा मजिस्ट्रेट या जांच या विचारण करेगा। यहाँ पर जो है क्लास 2 में कह दिया गया कि सीजीएम जो है किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को जो कि स्पेशली एम्पावर्ड किया गया है किसी ट्रायल को ट्रांसफ़र कर सकता है और तब उस कंडीशन में जो है वो मजिस्ट्रेट जो होगा उसकी जाँच या विचारण करेगा। सेक्शन 193 में बताया गया है कि कॉग्निजेंस ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन। यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन के कॉग्निजेंस लेने के बारे में बताया गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो होगा नॉर्मली जो है कॉग्निजेंस ले सकता है या नहीं ले सकता है। इसकी शुरुआत इस बात से की गई है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोड, यानी कि इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से जैसा उल्लंघित है उसके सिवाय, यानी कि यदि कोई कॉग्निजेंस लेने की बात कही गई है कोर्ट ऑफ सेशन के, उसको छोड़ करके क्या है, नो कोर्ट ऑफ सेशन टेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज ए कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन अनलेस द केस हैज बीन कमिटेड और बाय ए मजिस्ट्रेट अंडर दिस एक्ट। यानी कि साफ साफ मना कर रहा है। पहले हिस्से में इन्होंने कहा है कि अगर किसी विधि में कॉग्निजेंस लेने की बात कही है या किसी सेक्शन में सेशन न्यायालय के कॉग्निजेंस लेने की बात कही गई है तो वो कॉग्निजेंस ले सकता है। उसके अलावा तो जनरल नियम यही है कि सेशन न्यायालय जो होगा अपनी आरंभिक अधिकारिता में किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा और वो मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे मामला संज्ञान लेने के बाद उसे सुपुर्द किया जाएगा, कि सेक्शन 193 में स्पष्ट कहा गया है। सेक्शन 194 में बताया गया है कि एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशन जज टू ट्राई केसेस एंड मेड ओवर टू देम एंड एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज शेल ट्राई सच केसेस एज द सेशन जज of the division may by general or special order make over to him by trial as the High Court may by special order direct him to try। यहाँ पर अपर सेशन जज और सहायक सेशन न्यायाधीश को ट्रायल के लिए जब कोई विचारण जो है सेशन न्यायाधीश को इसको ट्रांसफ़र करता है यानी कि उनके हवाले करता है तो वो साधारण आदेश से भी कर सकता है, विशेष आदेश से भी करता है, या फिर उसका विचारण कर लेंगे उच्च न्यायालय उसे विशेष आदेश द्वारा भी निर्देश दे सकता है। अगर आसान सी भाषा में इसको समझा जाए तो सेशन जज जो होगा वो एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज को ट्रायल करने के लिए मामले को उनके हवाले कर सकता है। वो जनरल ऑर्डर के द्वारा भी कर सकता है, स्पेशल ऑर्डर के द्वारा भी कर सकता है और उच्च न्यायालय
यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा स्पेशल ऑर्डर के द्वारा भी इसको डायरेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 195। सेक्शन 195 बताता है प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट फॉर ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस एंड फॉर ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट गिवन इन एविडेंस। लोक न्याय के विरुद्ध अपराध करने के लिए साक्ष्य में दिए गए दस्तावेज से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवक के विधि पूर्व प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन। कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 172 से लेकर 188 तक की धाराओं में या फिर इनके दुष्प्रेरण या फिर इनके आपराधिक षड्यंत्र का जो संज्ञान होगा वो लोक सेवक के लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। यानी कि क्लास 1 के जो का सेक्शन में ये बताया गया है कि 172 से लेकर के 188 तक की जो धाराएं हैं, इन अपराधों का संज्ञान या फिर इनके दुष्प्रेरण या फिर प्रयत्न या फिर आपराधिक षड्यंत्र का संज्ञान होगा वो लोक सेवक के लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अब खाम ये बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 193 से 196, 199 से 200 और 205 से 211 और 228, इसमें यह बताया गया है कि किसी न्यायालय की कार्रवाई में अगर उसके संबंध में कोई अपराध किया गया है तो उसके बारे में जो है संज्ञान ले सकता है। और क्लास 2 में बताया गया है 463, 471, 472, 463, 471, 475, 476 ये कार्रवाई में पेश किए गए साक्ष्य में किसी दस्तावेज के बारे में यदि कोई अपराध करता है तो उसमें साक्ष्य लिया जा सकता है। अब यहाँ पर क्लास 3 में बताया गया है उपधारा 1 या उपधारा 2 में निर्दिष्ट किसी अपराध के आपराधिक षड्यंत्र या फिर उसके प्रयत्न या फिर दुष्प्रेरण का भी जो है संज्ञान लिया जा सकता है। अब लेगा कैसे, ये इसके नीचे बताया गया है। ऐसे न्यायालय या न्यायालय किसी अधिकारी द्वारा जिसके जैसा वह न्यायालय इस निमित्त लिखित में प्रतिगत करे किसी अन्य न्यायालय का जिसके न्यायालय के लिए अधीनस्थ है लिखित परिवाद पर ही करेगा। ये जो धाराएं हैं यानी कि 193 से 196, 199 से 200, 205 से 211, 228, 463 से 471, 463, 471, 475, 476 ये जो धाराएं हैं इसमें जो संज्ञान जो जब लेगा तो वो न्यायालय जो होगा या फिर न्यायालय के अधीनस्थ कोई अधिकारी होगा उसके लिखित परिवाद पर ही संज्ञान लिया जाएगा। अब क्लास 2 में कह दिया गया है जब किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा उपधारा 1 के खंड का के दिन कोई परिवाद किया गया है तो अगर उसका कोई अधिकारी है जिसके वो अधीनस्थ है वो परिवाद को वापस लेने का आदेश दे सकता है, परंतु अगर विचारण समाप्त हो चुका है तो उसमें आदेश नहीं दिया जाएगा। अब इसकी क्लास 3 में ये बताया गया कि न्यायालय शब्द में सिविल राजस्व दंड न्यायालय अभिप्रेत है और इसके अलावा जो है केंद्रीय प्रांतीय राज्य अधिनियम द्वारा गठित कोई अधिकरण भी है वो भी न्यायालय होगा। यानी 195 की जो धारा है वो सिविल राजस्व क्रिमिनल कोड ट्रिब्यूनल सब पर लागू होती है और ये धारा जब भी पढ़ी जाती है ये सेक्शन 340 सीआरपीसी के तहत ही पढ़ी जाती है, यानी इसको रेड में 340 सीआरपीसी के तहत ही पढ़ा जाता है। उपधारा 4 में कहा गया उपधारा 1 के खंड खा के प्रयोजन के लिए कोई न्यायालय इस न्यायालय जिसके अधीन पूर्वगति न्यायालय की अपीलीय डिक्रियां हैं या दंडादेश की साधारणता अपील होती है अधीनस्थ समझा जाएगा और ऐसा सिविल न्यायालय जिसकी डिक्रियों की साधारणता कोई अपील होती है उस मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता वाले प्रधान न्यायालय का अधीनस्थ समझा जाए। इसके अधीन है इसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा सिविल न्यायालय अपील होती है। मतलब क्लास 4 में ये बताया गया है कि अगर क्रिमिनल कोर्ट है तो जहाँ पर उसकी अपीलें होती हैं और अगर सिविल कोर्ट है और जहाँ पर डिक्रियों की अपील होती है तो वो सब भी न्यायालय जो होगा ये न्यायालय के परिव्यू में आएगा। यानी कि इन न्यायालयों के समक्ष भी यदि कोई अपराध होता है
जिस अपराध की चर्चा जो है हमने उपधारा 1 के खंड का खा में की है, तो वो जो धाराएं हैं, यानी कि जो खंड खा वाली धाराएं हैं, वो न्यायालय के द्वारा या न्यायालय के अधीन किसी अधिकारी के द्वारा जो है ऐसे अपराध का जो है परिवाद देने पर संज्ञान लिया जा सकता है। अब 195 का जो है इसका अगला सेक्शन है, ये प्रोसीजर फॉर विटनेस इन केस ऑफ थ्रेटनिंग, यानी किसी यदि गवाह को आपने डराया धमकाया है तो उस कंडीशन में वो रिटन कंप्लेंट दे सकता है, और ये कंप्लेंट जो है विटनेस के द्वारा दी जाएगी या फिर एनी अदर पर्सन, यानी उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी दे सकता है। 195 ए CRPC में जो परिवाद के बारे में चर्चा की गई है, इसके जो ऑफेंस है वो 195 ए IPC में ही है, यानी कि 195 ए CRPC की और 195 ए IPC की ये दोनों धाराएं ही जो है एक दूसरे के पूरक हैं। 196 में ये बताया गया है प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस, राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए, ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 6 के अधीन या 153 का, 295 का या 505 की उपधारा 1 के अधीन दंडनीय किसी अपराध या फिर इनका आपराधिक षड्यंत्र या फिर 108 का के अंतर्गत किसी दुष्प्रेरण, ये केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना ही किया जाएगा। अगर कोई स्टेट के विरुद्ध जो होगा कोई अपराध होगा और वो अपराध जो होगा 153 का में या फिर 295 का या फिर 505 सब क्लास 1 के अधीन कोई अपराध है या फिर इन अपराधों का आपराधिक षड्यंत्र है या फिर 108 का में कोई दुष्प्रेरण है, तो ये केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की प्रीवियस कंसर्न के बाद ही किया जाएगा, अन्यथा इस अपराध का संज्ञान जो है नहीं कोई न्यायालय लेगा। एक काम ये बताया गया है कि 153 खा या 505 की उपधारा 2 या उपधारा 3 के दंडनीय किसी अपराध का या आपराधिक षड्यंत्र का जो अपराध है वो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से ही लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। अब कोई न्यायालय, क्लास 2 में ये बताया गया है, कोई न्यायालय धारा 120 के अंतर्गत जो आपराधिक षड्यंत्र का अपराध है, अगर इसमें सजा है 2 साल से कम की है कि किसी अपराध का आपराधिक षड्यंत्र किया गया है, तो वो राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट से कार्रवाई शुरू करने की लिखित सम्मति जब तक नहीं मिलेगी तब तक इसका संज्ञान नहीं लेगा। यानी कि इस कंडीशन में 2 साल के नीचे के जो अपराध हैं, अगर उनमें कोई आपराधिक षड्यंत्र होता है तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर DM की कंसर्न ली जाएगी और उनकी कंसर्न के बगैर इस अपराध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। परंतु जहां आपराधिक षड्यंत्र ऐसा है जिसमें धारा 195 को उपबंध लागू हो, वहाँ ऐसी कोई सम्मति की आवश्यकता नहीं होगी। यानी 2 साल के नीचे का ऑफेंस तो है, परंतु जो 195 में जो भी मैंने क्लास 1 में जो धाराएं बताई हैं आपको, अगर उन धाराओं से कोई संबंधित कोई अपराध है तो उसमें कोई प्रीवियस कंसर्न लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लास 3 में बता दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उपधारा 1 या उपधारा 1 के अधीन मंजूरी देने के पूर्व, जिला मजिस्ट्रेट उपधारा 1 के अधीन मंजूरी देने के पूर्व, राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट उपधारा 2 के अधीन सम्मति देने के पूर्व ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक की पंक्ति के नीचे का नहीं है, प्रारंभिक अन्वेषण की आदेश दे सकता है और ऐसे पुलिस ऑफिसर को 155(3) के में जो पावर दी गई वही पावर उसके पास होगी। यानी कि ऊपर दिए गए किसी भी मामले में यदि किसी भी तरह की कंसर्न लेनी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसर्न लेनी हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की लेनी हो या फिर मजिस्ट्रेट को कंसर्न लेनी हो, तो वो मजिस्ट्रेट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न देने से पहले एक किसी पुलिस ऑफिसर से या फिर ऐसा पुलिस ऑफिसर जो नॉट बिलोंगिंग बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर है, यानी कि तो ऐसे पुलिस ऑफिसर से जो है वो इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। और ऐसे पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन की जो पावर होगी वो उतनी ही पावर होगी जो 155(3) के अंतर्गत जो है आयोग के पास पावर होती है।
155(3) में जो है वैसे तो नॉर्मली सभी तरह की पावर होती है आयोग के पास, केवल उसे गिरफ्तारी की पावर नहीं होती है। वो गिरफ्तार करने के लिए जब भी गिरफ्तार करेगा तो मजिस्ट्रेट से वारंट लेकर ही गिरफ्तार करेगा, अन्यथा वो गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसके बाद हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 197। सेक्शन 197 प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट की बात करता है कि न्यायाधीश और लोक सेवक का अभियोजन। जब किसी व्यक्ति जो न्यायाधीश है या मजिस्ट्रेट है या लोक सेवक है, जिसे सरकार द्वारा उसकी मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है। किसी अपराध का अभियोग है जिसके बारे में ये अभिकथित है कि उसके द्वारा तब किया गया जब वो पदीय कर्तव्य में निर्वहन में कार्य कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में यदि वो संघ के कार्यकलाप के संबंधित है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर राज्य कार्यकलाप से संबंधित है तो स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस कंसर्न से ही उस न्यायाधीश, लोक सेवक या फिर मजिस्ट्रेट के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लेगा। परंतु यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर 356 क्लास 1 में कोई उद्घोषणा यानी प्रोक्लेमेशन हो गई है तो उस कंडीशन में राज्य सरकार के स्थान पर जो है केंद्र सरकार पद रख दिया जाएगा। और इसी में एक स्पष्टीकरण भी नीचे दिया गया है कि अगर कोई अपराध जो है 166A, B यानी 354 ABCD और 370, 375, 376 A, AB, C, D, DA, DB या फिर 509 के अधीन कोई अपराध है तो उसकी पूर्व मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि ऐसे ऑफेंस, नॉर्मली ये जो ऑफेंस है वो ऑफेंस अगेंस्ट वीमेंस की बात कर रहा है कि अगर उनके विरुद्ध कोई अपराध हो रहा है तो उसमें जो है किसी तरह की प्रीवियस कंसर्न की आवश्यकता नहीं है। क्लास 2 में कहा गया है कि कोई न्यायालय जो संघ के सशस्त्र बल के किसी सदस्य के द्वारा, जो सशस्त्र बल के यानी कि आर्म फोर्स के द्वारा किसी अपराध का संज्ञान की बात कही गई है तो उसमें केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी ही ली जाएगी। क्लास 3 में कह दिया गया है कि राज्य सरकार में यदि कोई के इस तरह के आर्म फोर्स सशस्त्र बल तैनात हो तो वहाँ केंद्रीय सरकार के पद के स्थान पर राज्य सरकार रख दिया जाएगा। और यहाँ पर क्लास 3A जोड़ा गया है, उसमें एक बताया गया है कि भाई पहले अगर 356 क्लास 1 में कोई प्रोक्लेमेशन हो गया है तो राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी की जगह केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी ली जाएगी। और 3B में ये कह दिया गया कि अगर 20 अगस्त 1991 को जो CRPC जो प्रारंभ हुई थी उसके पूर्व अगर किसी तरह का कोई कॉग्निजेंस लेने की बात है और उस समय अगर 356 सब क्लास 1 में कोई प्रोक्लेमेशन जारी हुई है तो केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी देने के लिए सक्षम होगी। क्लास 4 में ये कहा गया यथास्थिति केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार उस व्यक्ति का जिसके द्वारा उस रीति से वह अपराध या वे अपराध जिनके लिए ऐसे न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट के लोक सेवक अभियान किया जाना है अवधारणा कर सकती है, वह न्यायालय में निष्कर्ष करते हैं जिसके समय विचारण किया जाना है। यानी क्लास 4 में ये बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उस कोर्टों को डिटरमाइन करेगी जहाँ पर इस ऐसे न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या पब्लिक सर्वेंट का जो है विचारण किया जाएगा। यानी कि केंद्र सरकार जो या फिर राज्य सरकार जो है वो कोर्ट तय करेगी कि किन कोर्टों में जो है इनका विचारण होना है। सेक्शन 198 में जो है इसका अगला सेक्शन है सेक्शन 198। इसमें बताया गया है प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन। कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता के अध्याय 20 के अधीन दंडनीय अपराध को संज्ञान व्यथित व्यक्ति के द्वारा परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। यानी कि एक जनरल रूल ये बता दिया गया। अब नीचे इसके प्रोविजो में जो है इसके अपवाद बताने शुरू किए हैं। उन्होंने ये अपवाद में बताया गया है यदि वो माइनर है, पागल है या फिर कुछ फिजिकल इन्फर्मिटी है यानी अंग शिथिल है या फिर ऐसी स्त्री है रूढ़ियों की वजह सामने नहीं आ सकती है, तो उस स्थिति में वह व्यक्ति कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की इजाज़त से परिवाद कर सकता है। यानी यहाँ पर जनरल रूल का अपवाद हो गया। जनरल रूल क्या था? जनरल रूल हमारा ये था कि अपराध का संज्ञान, अपराध के लिए जो कंप्लेंट होगी, जो परिवाद होगा, वो व्यथित व्यक्ति यानी पीड़ित व्यक्ति ही करेगा। यहाँ पर ये कह दिया कि यदि पीड़ित व्यक्ति माइनर है, पागल है या फिर जो है फिजिकली इन्फर्म है या फिर कोई स्त्री है जो रूढ़ियों की वजह से सामने नहीं आती है, तो उस कंडीशन में
कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की इजाज़त से परिवाद कर सकता है। अब इसी जो से यानी कि जो क्लास 1 के ए में जो बात दी गई है, इससे के साथ जो है क्लास 3 में भी इसके बारे में कुछ कहा गया। क्लास 3 में ये कह दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति माइनर है और उसका संरक्षक घोषित नहीं किया गया, और न्यायालय को समाधान हो जाता है कि ऐसा कोई संरक्षक जो ऐसे नियुक्त या घोषित किया गया है, तब न्यायालय याद के लिए आवेदन देने के पूर्व ऐसे संरक्षक को सूचना दिलाएगा और सुनवाई का उचित अवसर देगा। यानी यहाँ पर दो स्थितियों का क्लास 3 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति माइनर है, अगर उसका कोई गार्जियन अपॉइंट है तो उस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति जो है न्यायालय की अनुमति से परिवाद कर सकता है। लेकिन यदि कोई गार्जियन अपॉइंट है तो उस कंडीशन में तो वो गार्जियन को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और उनको सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाएगा, यानी रीजनल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड दिया जाएगा कि भाई हम माइनर जो है परिवाद करना चाहता है, तो उस संदर्भ में आप अपनी जो है राय दे सकते हैं। अब इसके बी पार्ट में, क्लास 1 के ही बी पार्ट में बताया गया है कि यदि कोई ऐसा पति है जो आर्म फोर्स में काम करता है और उसे परिवाद करना है, लेकिन उसे कमान ऑफिसर ने प्रमाणित कर दिया है कि उसको छुट्टी नहीं दी जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में या फिर वो ऐसी सेवा में है जिसके बारे में कमान ऑफिसर ने ये प्रमाणित कर दिया गया है, तो उस परिस्थिति में उसका जो पति होगा वो किसी अन्य व्यक्ति को परिवाद करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। यहाँ पर पति वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि ये जो परिवाद होगा वो पति के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि ऐसे कुछ अपराध हैं जैसे कि बाइगेमी का अपराध है या फिर इस टाइप के कोई अन्य अपराध हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है अब बाइगेमी को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है। अब बाइगेमी का अपराध जो है केवल डाइवोर्स का ही विषय रह गया है, वो डाइवोर्स का ही ग्राउंड रह चुका है। बाइगेमी के अपराध पर सिर्फ आप तलाक ले सकते हैं, लेकिन वो अब अपराध नहीं है। अब क्लास 2 में बताया गया है, अब इसके सी पार्ट में बताया गया है कि 494 या 95 से दंडनीय कोई अपराध से व्यथित कोई पत्नी है तो उसके पिता, भाई, बहन, पुत्री या बहन द्वारा न्यायालय की इजाज़त से परिवाद किया जा सकता है। क्लास 2 में ये कहा गया है कि उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए स्त्री से पति से भिन्न कोई व्यक्ति धारा 497 या 498 का दिन दंडनीय अपराध से व्यथित नहीं समझा जाएगा। परंतु पति की अनुपस्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी देखरेख कर रहा है वो न्यायालय की इजाज़त से परिवाद कर सकता है। यानी कि जो अपराध सिर्फ पति के विरुद्ध हैं और उसकी पत्नी के द्वारा किए गए हैं, तो उस परिस्थिति में ये बताया गया है, नॉर्मली ये अपराध बाइगेमी की बात करता है, तो ये अब इसकी भी कोई रेलिवेंसी अब रह नहीं गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया उसमें ये बता दिया गया है कि औरत को जो है पति का जो है मास्टर नहीं, पति औरत का मास्टर नहीं है, औरत अपनी विल के अनुसार जो है स्वतंत्र है। तो ऐसी स्थिति में बाइगेमी अब अपराध नहीं रह गया है। अब इसके क्लास 4 में, कोई क्लास 3 हमने अभी चर्चा कर चुके हैं, तो क्लास 4 में ये बताया गया है कि यदि कोई आदमी आर्म फोर्स में है और उससे कोई परिवाद करना है और उसे छुट्टी नहीं मिल रही है, तो उस परिस्थिति में उसे क्या करना होगा। वो कमान ऑफिसर द्वारा उसे इंडोर्स किया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि उसको छुट्टी नहीं दी जा सकती है, और ये कमांड ऑफिसर जो है उस पर जो है उस प्रमाण पत्र पर जो है काउंटर साइन भी करेगा, जो पति जो है अथॉरिटी लेटर देगा किसी अन्य व्यक्ति को मुकदमा करने के लिए। क्लास 5 में बताया गया किसी दस्तावेज के बारे में जिसमें ऐसा प्राधिकार होना तात्पर्य है जिससे धारा 4 के बंदों की पूर्ति होती है।
तो ये मान लिया जाएगा कि वो असली है, जेन्युइन है, जब तक कि जो है उसकी जेन्युइननेस को जो है चैलेंज न किया जाए। क्लास 6 में कह दिया गया है 376 के अधीन अपराध का संज्ञान करने के लिए अगर 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी है, उसके साथ कोई मैथुन करता है, तो उस कंडीशन में संज्ञान की जो तारीख होगी वो 1 वर्ष के अंदर अंदर की होगी, यानी उसका लिमिटेशन पीरियड ऐसे अपराध का 1 वर्ष है। और इस धारा के क्लास 7 में कह दिया गया है इस धारा के बंद अपराध के दुष्प्रेरण या अपराध करने के प्रयत्न पर भी ऐसे लागू होंगे जैसे वे अपराध में ही लागू होंगे, यानी दुष्प्रेरण या प्रयत्न भी जो है इनमें शामिल है। 198 का जो अगला सेक्शन है 198, जिसमें प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 498A ऑफ द इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अधीन अपराधों का अभियान। कोई न्यायालय जो 498A के अधीन दंडनीय अपराध को संज्ञान ऐसे अपराध के गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर अथवा अपराध से व्यथित व्यक्ति के द्वारा या उसके पिता, माता, भाई, बहन के द्वारा या फिर रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण तरफ से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय की इजाजत से परिवाद पर करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। यानी 498A की जो कंप्लेंट होगी, यदि कोई व्यक्ति फाइल करना चाहता है तो या तो पीड़ित व्यक्ति स्वयं फाइल करे, ये उस परिस्थिति में न्यायालय जो है जो अपराध का संज्ञान लेगी या तो पुलिस रिपोर्ट पर लेगी और या फिर जो अपराध से जो व्यथित व्यक्ति है उनके परिवार पर लेगी। अगर व्यथित व्यक्ति परिवार नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह उनके माता पिता, भाई बहन या फिर रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण से संबंधित कोई रिलेशन है तो वो भी जो है न्यायालय की इजाजत से परिवाद कर सकते हैं। 198B में कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस की बात कही गई है। कोई भी न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 376 खा के दिन दंडनीय किसी अपराध का जहां व्यक्तियों में वैवाहिक संबंध है उन तथ्यों को जो पति के विरुद्ध पत्नी द्वारा दिए गए दाखिल किए गए परिवार पर अपराध गठित करती है, प्रथम दृष्टया समाधान होने पर ही अपराध का संज्ञान करेगा। यानी कि अगर कोई पत्नी माइनर है तो उसमें ये बता दिया गया कि 198A का अपराध होगा, तो ये प्रथम दृष्टया जो है अगर पत्नी को इस तरह कंप्लेन करेगी तो सीधे वो कंप्लेन को दर्ज नहीं करेगा, वो संज्ञान पहले होने से पहले प्राइमा फेसी जो सेटिस्फाइड हो कोर्ट को करना बहुत आवश्यक होगा। अब माइनर के द्वारा जो रिलेशन के संबंध में इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट रेलिवेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वो 199 है, यानी कि प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन की बात करता है। कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा दिए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। यहाँ पर कोई न्यायालय बढ़ाया है। अब यहाँ पर दूसरे में कह दिया गया है कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है, पागल है या फिर फिजिकली इन्फॉर्म है या ऐसी स्त्री है जो रूढ़ियों की वजह से सामने नहीं आ सकती है, तो वहाँ पर न्यायालय की इजाज़त से कोई अन्य व्यक्ति भी परिवाद कर सकता है। यानी जनरल रूल यहाँ पर भी वही है कि जो पीड़ित व्यक्ति वही परिवाद करेगा। अगर पीड़ित व्यक्ति जो है माइनर है, पागल है या फिजिकली इन्फॉर्म है या फिर ऐसी स्त्री है जो रूढ़ी की वजह से सामने आ नहीं आ सकती है, तो उस परिस्थिति में न्यायालय की इजाज़त से कोई अन्य व्यक्ति भी परिवाद कर सकता है। क्लास 2 में यह बताया गया कि अगर यदि भारत का राष्ट्रपति है, भारत का उपराष्ट्रपति है या फिर राज्यपाल है या संघ का प्रशासक है या राज्य क्षेत्र का मंत्री है या संघ का कोई मंत्री है या फिर अन्य लोक सेवक है, तो उसके संदर्भ में या कर्तव्य के निर्वहन में उसके आचरण संबंध में कोई अगर अपराध किया गया है तब सेशन न्यायालय अपराध का संज्ञान करेगा। परंतु ये जो संज्ञान होगा लोक सेवक के लिखित परिवाद पर ही करेगा। क्लास 3 में बताया गया है उपधारा 2 में निर्दिष्ट प्रत्येक परिवाद जिससे कि अपराध बनता है, तो अपराध के स्वरूप और उनकी जो सारी अन्य विशिष्टियां यहाँ पर वर्णित की जाएंगी और अभियुक्त को उसके द्वारा दिए गए अपराध की सूचना देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त है।
उपधारा 2 के अधीन यदि कोई लोक प्रयोजक द्वारा कोई परिवाद किया जाता है, यदि वो राज्यपाल है तो राज्य सरकार की कंसेंट होगी, और अगर वो लोक सेवक है, राज्य के कार्यकलापों से संबंधित या फिर नियोजित कोई अन्य लोक सेवक है तो राज्य सरकार की, और अन्य दिशा में केंद्रीय सरकार की प्रीवियस कंसेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर क्लास 5 में इसका लिमिटेशन बता दिया गया है कि क्लास 2 के जो अपराध को जो संज्ञान तभी करेगा जब 6 मास के अंदर ही किया जाएगा। और क्लास 6 में ये कह दिया गया है, इस धारा की कोई बात किसी व्यक्ति से जिसके विरुद्ध अपराध किए जाना अभिकथित है, अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के परिवाद के अधिकार पर या परिवाद पर अपराध से करने किसी मजिस्ट्रेट की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि क्लास 1 के जो अपराध होंगे, जो किसी आम व्यक्ति के विरुद्ध अगर मानहानि हुई है तो उसमें मजिस्ट्रेट के पास भी जो है परिवाद किया जा सकता है। सेशन के अलावा जो है मजिस्ट्रेट के अलावा भी परिवाद किया जा सकता है। अब इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है कंप्लेंट ऑफ मजिस्ट्रेट की बात करता है। कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट यानी मजिस्ट्रेट से परिवाद की। ये जो है मजिस्ट्रेट से परिवाद की बात जो होती है वो सेक्शन 200 में बताया गया है कि एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट, परिवादी की परीक्षा के बारे में बताया गया है कि परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट परिवादी को और यदि कोई साक्षी हो तो उसकी शपथ पर परीक्षा करेगा और ऐसी परीक्षा का सारांश जो है लिखेगा, और उसके बाद परिवादी, साक्षी और मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है उसको साइन किए जाएंगे। परंतु जब परिवाद लिख कर दिया जाता है तो तब मजिस्ट्रेट को परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा। कब नहीं आवश्यक होगा? जब लोक सेवक द्वारा या न्यायालय द्वारा किया गया हो। यानी जैसा कि 195 में चर्चा की गई थी, यानी 195 में जो कंप्लेंट दी जाती है तो उसमें उस कंडीशन में परिवादी या फिर साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा। और अगर 192 में किसी मजिस्ट्रेट ने कुछ हवाले किया है आपको तो भी उसमें कंडीशन में परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा। अगर मजिस्ट्रेट ने 192 में उसको पहले से परीक्षा कर ली है तो उसको पुनः परीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा। अगला सेक्शन हमारा 201 है। 201 में प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस, कि ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान लेने के सक्षम नहीं है। अगर कोई मजिस्ट्रेट ऐसा है जिसके सामने आप कंप्लेंट लेके गए और वो संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, अगर कंप्लेंट लिखित में है तो वो इंडोर्स करके उस पर्टिकुलर न्यायालय को भेज देगा जहाँ पर जो इसको संज्ञान लेने के लिए सक्षम है, और अगर कंप्लेंट लिखित में नहीं है तो वो आपको डायरेक्शन दे देगा कि भैया जाइए आप उस फला कोर्ट में जाके अपना मुकदमा फाइल कीजिए। इसके बाद हमारा अगला सेक्शन है पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस की, आदेशिका को जारी किए जाना मुलतवी करना। यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर जिसके संज्ञान करने के लिए प्राधिकृत है या फिर धारा 192 के अधीन उसके हवाले किया गया है तो ठीक समझता है, तो वह ऐसे मामले में जहां अभियुक्त किसी स्थान में निवास कर रहा है जो उस क्षेत्र से परे है, जिसमें अपने अधिकारिता का प्रयोग करता है, तो अभियुक्त के विरुद्ध याचिका जारी किया मुलतवी कर सकता है, और वह विनिश्चित करने की प्रयोजन से कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, यह स्वयं मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति जिसे ठीक समझे अन्वेषण किए जाने का निर्देश दे सकता है। क्या कह रहा है इसमें? यह कह रहा है कि पोस्टपोनमेंट जो इश्यू ऑफ प्रोसेस किस कंडीशन में होगा, यदि कोई व्यक्ति जो है जिनके विरुद्ध परिवाद लाया गया है वो मजिस्ट्रेट के अधिकारिता से बाहर का है, तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट जो होगा पहले इंक्वायरी करेगा या फिर यह इन्वेस्टिगेशन भी करा सकता है। वो इंक्वायरी स्वयं भी कर सकता है और किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इन्वेस्टिगेशन भी करा सकता है। परंतु इन्वेस्टिगेशन का आदेश कब नहीं दिया जाएगा, ये नीचे एक प्रोविजन बताया गया है। अगर वो अनियंत्रित सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध है तब इन्वेस्टिगेशन आदेश नहीं जाएगा, या फिर परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है जब तक कि परिवादी की या अनुपस्थित साक्षियों की या धारा 200 के दिन शपथ परीक्षा नहीं की जाएगी। क्लास 2 में बताया गया धारा 2 के दिन किसी जांच में यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो साक्षियों पर शपथ पर साक्ष्य ले सकता है।
परंतु यदि मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तब वह परिवादी को अपने सब साक्ष्यों को पेश करने की अपेक्षा करेगा और उसकी शपथ पर परीक्षा करेगा। उपधारा 3 में यह बताया गया है कि यदि उपधारा 1 के अधीन अन्वेषण में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस अधिकारी नहीं है तो अन्वेषण के लिए वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति की सिवाय पुलिस थाने के महासंचालक अधिकारी को इस संहिता द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियां होंगी, यानी इसको 155(3) वाली पावर होगी। अब हमारा अगला सेक्शन है डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। यदि परिवादी को और साक्षी को शपथ पर लेने के बाद शपथ पर लिए गए कथन पर यदि कोई हो या दोहरा 202 के दिन जांच या अन्वेषण के बाद परिणाम पर विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट की राय है कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो परिवाद को खारिज कर देगा और प्रत्येक ऐसे मामले में अपने कारणों को संक्षेप में लिखेगा कि मान लीजिए कि उसने जो है 202 में जांच कराई, इन्वेस्टिगेशन कराया, या 201 में जो है साक्षियों के या परिवादियों के बयान लिए और ये सब पूरा कार्यक्रम करने के बाद भी उसे लगा कि नहीं साहब कोई पर्याप्त आधार नहीं मिल रहा है कि जहाँ पर कंप्लेंट आपकी सस्टेन करे, तो क्या करे, कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा। अब हमारा अगला जो चैप्टर है वो है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के समझ कार्रवाई का प्रारंभ किया जाना। धारा 204 में आदेशिका जारी किए जाने की बात कही गई है। अगर कोई कंप्लेंट 203 में खारिज नहीं होती है और जांच या अन्वेषण करने के बाद या फिर परिवादी और साक्ष्यों की परीक्षा करने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है तो मामला, यदि सम्मन मामला प्रतीत होता है तो वो सम्मन जारी करेगा और यदि वारंट मामला प्रतीत होता है तो वो वारंट भी जारी कर सकता है और यदि ठीक समझे तो सम्मन भी जारी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्लास 2 में कह दिया गया है कि जब तक वो साक्ष्यों की सूची नहीं फाइल करेगा तब तक वारंट और सम्मन जो है दोनों नहीं जारी किए जाएंगे। क्लास 3 में कह दिया गया सम्मन या फिर वारंट जब जारी किया जाएगा तो उसके साथ परिवादी कापी भी लगाई जाएगी। क्लास 4 में कह दिया गया कि अगर कोई प्रोसेसिंग फ़ीस इसमें कोई पड़ती है तो प्रोसेसिंग फ़ीस भी दी जाएगी और अगर वो नहीं देगा तो परिवाद खारिज भी हो सकता है। क्लास 5 में कह दिया कि धारा 87 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डाली जाएगी। धारा 87 क्या कहता है? धारा 87 ये कहता है कि सम्मन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट जारी किए जाने की बात कहता है, यानी कि सम्मन भी जारी कर सकता है, उसके स्थान पर वारंट भी जारी किया सकता है। इसके बाद हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 205। ये मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज्ड। मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है। जब कभी कोई मजिस्ट्रेट सम्मन जारी करता है और यदि ऐसा करने के कारण प्रतीत होता है तो अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्त कर सकता है और बिरदर हाजिरी के अनुज्ञा दे सकता है। यहाँ पर क्लास 5 में सेक्शन 205 के क्लास 1 में बताया गया है कि जब मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करता है तो उसकी पर्सनल अटेंडेंस से जो है उसको अपीयर होने के लिए जो है बाय प्लीडर अपीयर होने के लिए भी परमिशन दे सकता है। और क्लास 2 में कह दिया गया है कि यदि मजिस्ट्रेट को आवश्यकता होगी तो हाजिर होने के लिए इसको विवश भी कर सकता है और या फिर पर्सनल अटेंडेंस के लिए डायरेक्शन भी दे सकता है। बाद में अगर किसी प्रक्रम में किसी स्टेज पे उसको लगे कि नहीं साहब अभी इसकी आवश्यकता है हाजिर होने की। इसके बाद हमारा अगला सेक्शन है 206। ये स्पेशल सम्मन इन केसेस ऑफ पिटी ऑफेंस की बात कहता है। छोटे अपराधों में के मामले में विशेष सम्मन की बात कहता है। यदि किसी छोटे अपराध का संज्ञान के लिए मजिस्ट्रेट की राय है जो कि धारा 260 के अंदर निपटाया जा सकता है तो अभियुक्त से अपेक्षा करेगा और उसको सम्मन जारी करेगा कि फला तारीख को जो है मजिस्ट्रेट की सम्मन या तो स्वयं हाजिर हो या फिर प्लीडर के माध्यम से हाजिर हो। और यदि दोनों ही नहीं करना चाहता वो अपने आरोप को स्वीकार करके जो है सीधे जुर्माने की रकम भी भेज सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा फिर संदेश वाहक के द्वारा। अब यहाँ पर यह बताया कि जुर्माने की रकम जो है 1000 से अधिक नहीं होगी। अब छोटे अपराधों में मोटर व्हीकल एक्ट के जो अपराध हैं वो शामिल नहीं है। ये क्लास 2 में बताया गया है। क्लास 3 में कह दिया कि राज्य सरकार किसी मजिस्ट्रेट को धारा 1 के दिन प्रत्यक्ष शक्ति का प्रयोग किसी अपराध को संबंध करने के लिए
जो 320 के अधीन दंडनीय है, या फिर 2 साल से जिसमें जो है 3 माह से अधिक का जो है कारावास नहीं है, या फिर जुर्माना है केवल, तो उस कंडीशन में अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से सशक्त कर सकती है राज्य सरकार कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए केवल जुर्माना लेके ही वो न्याय के उद्देश्य को पूरा कर ले। यानी अगर पिटी ऑफेंस है और 320 के अंदर जो है कंपाउंडिंग भी उसमें हो सकती है, और मात्र जो है 3 महीने की सज़ा है उसमें, या फिर केवल जुर्माने की सज़ा है, तो उस कंडीशन में राज्य सरकार जो होगी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केवल जुर्माने से लेकर ही न्याय के उद्देश्य को पूरा करने की बात भी कह सकती है। इसके बाद हमारा अगला सेक्शन है वो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो इसमें बताया गया है कि सप्लाई टू द एक्यूज ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट, ये सेक्शन 207 है। सेक्शन 207 ये कहता है कि अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज की एक प्रतिलिपि देना। जब भैया अभियुक्त के खिलाफ कोई कार्रवाई आपने कर दी है, चार्जशीट आ गई है, तो मुकदमा उस पर चलने जा रहा है, तो अभियुक्त को आपको कागज़ देने पड़ेंगे ताकि वो अपनी प्रतिरक्षा कर सके। जो प्रोसिक्यूशन ने कागज़ इकट्ठे किए हैं, तो कौन कौन से कागज़ हो सकते हैं? वो पुलिस रिपोर्ट हो सकती है, FIR हो सकती है, 161 सब-3 का बयान हो सकता है, 164 का बयान हो सकता है, या फिर कोई स्टेटमेंट हो सकते हैं, या 173(5) के अधीन जो है पुलिस रिपोर्ट के साथ कोई अन्य कागज़ भी भेजे गए। तो ये सब कागज़ जो है अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा के लिए जो है ट्रायल शुरू होने से पहले दिया जाता है, और ये मजिस्ट्रेट जो है ट्रायल शुरू होने से पहले वो इंश्योर करेगा कि भाई इसको जो है 207 का पालन न्यायालय के द्वारा किया गया है कि नहीं किया गया है। और अगर कोई बहुत बड़ा दस्तावेज है तो न्यायालय उसकी कॉपी नहीं देगा, तो उस कंडीशन में वो अभियुक्त को या फिर उसके वकील साहब को जो है न्यायालय में निरीक्षण करने का मौका देगा, यानी राइट टू इंस्पेक्शन वहाँ पर उसको मिल जाएगा। सेक्शन 208 जो है, इसका जो अगला सेक्शन है वो सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट टू एक्यूज इन अदर केस ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन। जो 207 था वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट की बात कहता है, यहाँ पर जो है सेशन कोर्ट की बात कह रहा है 208 में, या फिर ये पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संसित किसी मामले यानी कंप्लेंट केस की बात कह रहा है, जहाँ पर 204 के दिन इनिशिएशन ऑफ प्रोसेस होता है, यानी आदेशिका जारी करने वाला अपराध होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको 200 या 202 जो बयान है वो दिए जाएंगे, 161 के जो बयान है या फिर कोई कन्फेशन उसने किया है तो वो दिया जाएगा, 164 का कन्फेशन है वो दिया जाएगा, या फिर ऐसा कोई अन्य दस्तावेज जिस पर अभियोजन को निर्भर रहने का विचार हो तो वो सब दिए जाएंगे। अगर कोई दस्तावेज बड़ा है जैसे कि बताया गया, तो उसमें अभियुक्त या उसके प्लीडर को जो है निरीक्षण करने का मौका दे दिया जाएगा, उसकी कॉपी नहीं दी जाएगी। अगला सेक्शन है हमारा 209 है, ये कमिटल की बात कर रहा है, यानी कमिटमेंट ऑफ केसेस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिव बाई 8, यानी कि जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कोई ऐसा अपराध है जो कि वो उसको ये पता है कि वो सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणी है, तो वो केस को कमिट कर देगा मजिस्ट्रेट का न्यायालय। जब पुलिस रिपोर्ट पर या फिर अन्यथा यानी कंप्लेंट पर अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समझ हाजिर होता है, लाया जाता है, मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि अपराध जो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी है, तो वह 207, 208 के बंद को पालन करने के पश्चात मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर देगा। यानी कि जो उसकी जो कापियाँ हैं 207 की कापियाँ हैं या फिर 208 की कापियाँ हैं, तो उसको अभियुक्त को देने के बाद जो है मामला जो है कमिट कर दिया जाएगा, और जमानत से संबंधित बंदों की अधीन रहते हुए विचारण के दौरान और समाप्त रहते हुए अभियुक्त की अभिरक्षा में प्रतिप्रेक्षित कर देगा। अब मामले का अभिलेख, दस्तावेज और वस्तु यदि कोई हो तो साक्ष में पेश किया जाना तो वो न्यायालय को भेजेगा। यानी कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय में यदि कोई ऐसे दस्तावेज उसके पास हैं या ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स हैं जो एविडेंस के रूप में आ सकते हैं और उनके पास हैं, उसकी कस्टडी में है, तो वो सेशन कोर्ट को भेजेगा। मामले को सेशन न्यायालय को सुपुर्द करने से पहले वो लोक अभियोजक को सूचना देगा। सूचना इसलिए दी जाती है कि भैया ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि केस कमिट कर दिया गया है, केस कमिट होने से पहले 207, 208 CRPC का पालन कर दिया गया है, यानी कि अभियुक्त को सारे कागज पत्र दे दिए गए हैं भैया मुकदमा लड़ने के लिए, और इसके अलावा कोई अन्य दस्तावेज वो भी दे दिए जाएंगे, और यदि जमानत नहीं करा दिए तो उसको रिमांड पर ही भेजा, जुडिशियल रिमांड पर ही रखा जाएगा। ये सब चीज़ें उनको जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो है जानकारी दे दी जाएगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया है?
असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्योंकि सेशन कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही होते हैं, इसलिए वह पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वर्ड इस्तेमाल किया गया है। सेक्शन 210 में बताया गया कि प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज ए कंप्लेंट केस एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम ऑफिसर। परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण। जब कोई ऐसा कोई केस है जिसमें पुलिस रिपोर्ट भी हो गई, यानी कि उसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है और उसी मामले में जो है कंप्लेंट केस भी कर दी गई है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले कंप्लेंट केस में होने वाली जो कार्रवाई है उनको रोक देगा और वो इंतज़ार करेगा कि आईओ जो है अपनी जो है चार्जशीट सौंपे। जब चार्जशीट जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने आती है और चार्जशीट पे जो अभियुक्त है, जिसके जो अभियुक्त जिस अभियुक्त के विरुद्ध चार्जशीट सौंपी गई है वो वही अभियुक्त है जो परिवाद में जो उस अभियुक्त है, दोनों एक ही हैं। तो उस कंडीशन में उसका जो है उस मुकदमे का संज्ञान इस प्रकार से करेगा जैसे वो पुलिस रिपोर्ट पर चलने वाले मामले हैं, और दोनों अपराधों को जो है यानी पुलिस रिपोर्ट और जो है परिवार में जो उसने इंक्वायरी की है दोनों को मर्ज कर देगा और एक ट्रायल इसका चलाएगा। लेकिन यानी कि अभियुक्त भिन्न भिन्न है, तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट जो है जांच या विचारण में जिसके द्वारा रोक ली गई है इस संहिता के उपबंध के अनुसार कार्रवाई करेगा। यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात लिख दी गई कि अगर वो अभियुक्त भिन्न है तो इस संहिता के उपबंध के अनुसार कार्रवाई करेगा। तो ये आज हमने देखा सेक्शन चैप्टर 14 से लेकर के चैप्टर 16 तक आज हमने कवर किया है सीआरपीसी के। इसके आगे हमारा जो अगला चैप्टर है वो चार्ज के बारे में बताता है। इस पर मैं अपने अगले वीडियो में चर्चा करूँगा क्योंकि वीडियो कुछ लंबा हो रहा है। यदि आपको इसमें जो चैप्टर 14 से लेकर 16 तक की कोई बातें अगर समझ में नहीं आती हैं या कुछ कहीं कोई दुविधा हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा यदि कोई आपको समझ में आते हैं हमारे लेक्चर तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। धन्यवाद।